डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ आयुष कुमार और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये मेथड आपका यूज़ होगा एक्सरसाइज 3.5 में। तो एक्सरसाइज 3.5 करने से पहले मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी। तो इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले मैं जनरल इक्वेशन लेके करता हूँ। तो जनरल इक्वेशन आपको पता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जनरल इक्वेशन कैसी होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह आपने सेकेंड एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से सीख रखा है। पहले मैं इसको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में एक रूल बना के दे दूंगा, फिर आपको मैं एग्जांपल के जरिए इसको प्रूव करा दूंगा। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें a1 a2 वेरिएबल्स हैं, b1 b2 c1 c2 और xy। ये a1 a2 b1 b2 कोफिशिएंट हैं और xy वेरिएबल्स हैं। इसके बाद क्या होता है, आपको x y और 1 लिखना है। फिर x के कोफिशिएंट को छोड़ के आपको y के कोफिशिएंट से स्टार्ट करना है। ये करने के बाद b लिखना है, b1 b2 फिर c1 c2 इन दोनों के बीच में, फिर y और 1 के बीच में। c के बाद क्या आएगा? a वापस से, और a के बाद आ जाता है b1 b2। तो ध्यान रखिएगा, ये b1 b2 से स्टार्ट होते हैं और b1 b2 पर ही खत्म होते हैं। तो इनका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें यहाँ पर इन दोनों में मल्टीप्लाई हुआ करता है। तो देखने में ये अभी आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, पर जब हम इनका एक्सपेरिमेंट या कोई एग्जाम्पल प्रूफ कराएंगे तो आपको ये बखूबी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेफ्ट अपर साइड कॉर्नर वाले मल्टीप्लाई को सबसे पहले लिखना होता है। तो b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपॉन b2 a1 माइनस b1 a2। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इनके बीच में माइनस का निशान जरूर लगाइएगा। अब इसमें क्या करना है, अब आपको पता है ये सारे तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, x एक वेरिएबल है और इसमें ये कांस्टेंट है और ये भी कहीं ना कहीं कोफिशिएंट है। तो ये भी एक वैल्यूज के रूप में होंगे, ये भी वैल्यूज के रूप में होगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इन दोनों इक्वेशनों का प्रयोग करना होता है और y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशनों का प्रयोग करना होता है। अब आप कहेंगे ये सारी चीज़ें बताई तो, पर समझ में थोड़ा कम आई। अब मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल लेके प्रूफ करा देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक रूल होता है कि आपके कोफिशिएंट वेरिएबल कहीं भी हों तो पहले आपको उन्हें सिंप्लीफाई करके सबको एक तरफ करके बराबर में 0 करके जनरल इक्वेशन के रूप में उन्हें कन्वर्ट करके लिखना होगा, तभी आप ये मेथड लगा पाएंगे, वरना ये आप गलत कर देंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से। तो एग्जाम्पल है 2x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा इक्वेशन दी हुई है आपको 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो सबसे पहले फर्स्टली सिंपल फॉर्म में इसे चेंज करिए। सिंपल फॉर्म मतलब जनरल इक्वेशन में सारे कांस्टेंट वेरिएबल एक तरफ रखिए। तो अभी ये कांस्टेंट बराबर के उस तरफ है, तो सबसे पहले आप उनको इस तरफ लेके आइए। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0 और यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस की 8 इक्वल टू 0। अब ये आपकी बिल्कुल जनरल इक्वेशन की फॉर्म हो गई। सबसे पहला काम ये होता है, और उल्टी सीधी कुछ भी दी हो तो उसे सिंप्लीफाई करके सबसे पहले जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए। फिर उसके बाद आपको इस पैटर्न में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये कैसे करेंगे, वही चीज आप x y और 1 लिख लीजिए। अब x से पहले y के कोफिशिएंट लिखे जाते हैं। तो y के कोफिशिएंट यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है तो वो 1 है, यहाँ पर 2 है। तो ये b वाले हो गए ना,
देखिए बी वाले बाई के कॉफिशिएंट, फिर बी के बाद सी, सी के बाद ए, जैसे होता नहीं बी के बाद सी आता है, सी के बाद तो कोई आता नहीं है तो वापस से ए, सी के बाद डी आता है सर, पर डी इसमें नहीं है तो ए आएगा और ए के बाद फिर से बी, तो ये बी से शुरू और बी पे खत्म। तो कर लेते हैं। तो पहले मैंने y के कॉफिशिएंट लिखे, फिर मैं कांस्टेंट लिखूंगा। अब कांस्टेंट के कॉफिशिएंट तो होते नहीं है, वो कंप्लीट ही कांस्टेंट होते हैं। और ध्यान रखिए अगर माइनस लगा है तो माइनस को भी लगाइएगा। इसके बाद मैं लिखता हूं x के कॉफिशिएंट और उसके बाद में अगेन y के कॉफिशिएंट लिख देता हूँ, क्योंकि ये y के कॉफिशिएंट से ही शुरू होता है, y के कॉफिशिएंट से ही खत्म होता है। और इसको एक रिप्रेजेंटेशन के एक अच्छे तरीके से थोड़ा लिख दीजिए और इस तरीके से सिंबल लगा दीजिए, जिससे कि टीचर को भी पता चले कि हाँ आप एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहे हैं। इसके बिना ये अधूरा सा लगता है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस x अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई करके रखना है। ध्यान रखिए माइनस प्लस के सिंबल का, तो 8 बन जा तो 8 होता है पर माइनस का 8 होगा, फिर 2 5 जा 10 माइनस का 10, पर यहाँ पर माइनस ऑलरेडी होता है इसलिए आपको यहाँ माइनस लगाना होगा और उसको ब्रैकेट में लिखना होगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट ही प्लस 10 लिख सकते हैं, वो आपकी क्षमता के ऊपर है, आपके लिखने के ऊपर है, वरना गलती होने के चांस यहीं पर मोस्टली होते हैं। बच्चे ध्यान नहीं देते, उन्होंने माइनस देखा और सीधा रख दिया, पर यहाँ पर इनके बीच में भी माइनस रहता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अब 5 3 जा माइनस के 15 और 8 2 जा माइनस के 16, तो माइनस वही चीज़ माइनस माइनस इक्वल टू 1/2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। जैसे कि आपको पता चल रहा है x के नीचे ये भी कांस्टेंट है और ये भी कंप्लीट कांस्टेंट है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं, है ना, तो x अपॉन ये सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा सा मैं, प्लस का 10 और 1/1, ये 4 - 3 1, तो यहाँ पर x ही तो है, तो मैं बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। x/2 और 1/1, तो x बराबर 2 आ गया। और यही जब मैं y की वैल्यू निकालनी है तो ये और ये एक साथ ले लेता हूँ, तो y अपॉन थोड़ा सा सॉल्व भी कर लूँगा, प्लस का 16 इक्वल टू 1/1, तो y/1 इक्वल टू 1/1 और फाइनल में y बराबर 1। और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपकी कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है। हालांकि बच्चे इसको पसंद नहीं करते हैं, मोस्टली बच्चे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन को ही पसंद करते हैं, पर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है तो आपको इसी मेथड से करना होगा। इसी प्रकार से आपको 4 मेथड आ चुके हैं। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन, तीसरा मेथड एलिमिनेशन, चौथा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन इन चारों मेथडों में से किसी भी एक मेथड से सॉल्व की जा सकती हैं। स्पेशली जब वो ग्राफिकल बोले तो आपको ग्राफिकल करना है, स्पेशली जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, वरना तो मोस्टली बच्चे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन का प्रयोग करके सॉल्व कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कॉन्सेप्ट था, पर ये आपको याद नहीं करना है, बस आपको समझना है इसमें, और आपको हर बार इस्तेमाल सिर्फ इतना ही करना है और ये आपको इजी पड़ेगा। इसमें ये सब कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब सिर्फ बताने के लिए मैंने समझाया था, बाकी का तो आपको इसी प्रकार से करना है। और एक्सरसाइज 3.5 जो कि पूरी तरीके से बेस है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर। तो मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कॉन्सेप्ट तो पूरी तरीके से बता ही दिया है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ जो 4 लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, इन लीनियर इक्वेशन में हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें आपके कुछ यूनिक सॉल्यूशन की इक्वेशन है, कुछ नो सॉल्यूशन की हैं और कुछ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की हैं। तो इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर इन चारों में से कोई इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देती हैं तो आपको उन्हें फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको उन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। तो सबसे पहला काम है यहाँ पर चेक करना कि ये
किस प्रकार का सॉल्यूशन आपको देने वाली है। तो जैसे कि आपको पता है कि उसमें हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 के रेशियो चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पर मैंने सबसे पहले A1 A2 का रेशियो लिया 1/3, यहाँ -3 -9 लिखा और यहाँ -3 -2 लिखा। अब मुझे पता तो नहीं ये कौन इक्वल है, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, इसलिए मैंने कॉमा लगाया हुआ है। तो यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 बन जा 3 3 जा, तो ये 1/3 और ये भी 1/3, पर ये माइनस से माइनस कट के ये तो 3/2 ही रहेगा। इस वजह से हमें पता चला कि फर्स्ट 2 इक्वल है पर थर्ड इक्वल नहीं है। तो इसकी वजह से आपको पता चल गया कि ये नो सॉल्यूशन की इक्वेशन है, यानी कि ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने एक सेकंड वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बता रखा है, तो आप उसे एक बार जरूर देख लें। चलिए, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि नो सॉल्यूशन, तो यहाँ साफ मना कर रखा है कि अगर नो सॉल्यूशन आता है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है तो आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाना है, तो इसको मैं यही छोड़ दूंगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। और दूसरी बात, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते भी हैं तो आंसर्स आपके आने वाले ही नहीं है, क्योंकि नो सॉल्यूशन में कोई आंसर नहीं आता और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में बहुत इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है एक्स की, इस वजह से वो नहीं किया जा सकता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें दिया हुआ है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। तो सबसे पहला काम तो हमारा चेक करना है कि ये किस प्रकार का सॉल्यूशन देंगी। तो हमने इनके रेशियो ले लिए 2/3, 1/2 और 5/8। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही वैल्यू बराबर के उस तरफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक वैल्यू इस तरफ होती है कांस्टेंट वाली और एक उस तरफ होती तो मुझे दोनों को या तो उस तरफ रखना पड़ता है या तो इस तरफ, तो ये ऑलरेडी उस तरफ है, इसलिए हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैंने रेशियो ले लिया है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकंड ही इक्वल नहीं है, तो थर्ड की बात क्या करें। तो फर्स्ट सेकंड इक्वल ना होना ही यूनिक सॉल्यूशन को दर्शाता है, दिखाता है। तो इसे हम सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को करने से पहले सबसे पहला काम होता है इनको जनरल इक्वेशन में अरेंज करना, अरेंज इन जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में क्या होता है कि सारे कांस्टेंट और वेरिएबल को हम एक तरफ लेके आते हैं और दूसरी तरफ बराबर में 0 रख देते हैं, जैसे कि ये किया। तो इसमें चेंज बस इतना है, 5 को मैं बराबर के जब इस तरफ लाऊंगा तो ये -5 हो जाएगा, और ये 8 जब मैं बराबर के इस तरफ लाऊंगा तो ये -8 हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं तो आपको पता है, आपको बताया भी है मैंने कि सबसे पहले हम y के कोफिशिएंट को लिखते हैं जो कि 1 और 2 है, फिर हम कांस्टेंट वाले लिखते हैं और फिर हम a के लिखते हैं और फिर हम 1 के लिखते हैं, और ये सभी x, y और 1 के बीच बीच में होते हैं, x, y, 1 के आगे पीछे रहते हैं। तो चाहे तो आप नंबर पहले लिख लीजिए या x, y, 1 पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है कि हम लेफ्ट साइड में अपर वाला पहले लिखते हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -8 होगा, और 5 2 जा -10 होता है, और आपको पता है कि उन दोनों के बीच में माइनस रहता है, इस वजह से मैंने ब्रैकेट लगा के लिख दिया, वरना मैं डायरेक्ट कर देता पर आपको शायद समझ में नहीं आता, इसलिए ऐसे ही अब हम दूसरा करेंगे। तो 5 3 जा -15 और 8 2 जा -16, और -16 होने की वजह से और उसके बीच में माइनस होने की वजह से मैंने ब्रैकेट लगा के इसको लिख दिया, और 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, ये तो ईजी है। अब फॉर x वैल्यू, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें x वाला पार्ट लेना है और कांस्टेंट वाला पार्ट लेना है। x और y लेंगे तो फिर ना x की वैल्यू निकलेगी ना y की, इसीलिए हम x का पार्ट और कांस्टेंट का पार्ट लेते हैं। तो हमने यहाँ एक स्टेप सॉल्व कर दिया, माइनस माइनस ये प्लस का 10 हो जाएगा, और ये तो 4 - 3 1 हो जाएगा 1/1। तो -8 + 10 में से 2 बचेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। यही प्रोसेस हम सेकंड वाले में करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस के 16, और ये तो 1 ही हो गया, 16 और -1 1, और y = 1। इस प्रकार से ये आपका सेकंड क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन के साथ हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व कर दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये दिए हुए हैं, अब ये छोटा ही था क्योंकि इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन थे, इसलिए मैंने इधर लिख दिया।
तो इसमें सबसे पहला काम चेक करना है। हम चेक करने बैठे तो मैंने यहाँ इसको काट दिया है। 3/6 है, ये 5/10 है, ये 20/40 है। तो 3 को काटा 1/2 आया, 5/10 माइनस से माइनस कट गया और ये 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और ये 10 से काटा तो 10 बन जा 20 से ही 20 बन जा और 22 जा, तो तीनों ही रेशियो बराबर यानी कि इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्लियर है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें लगाना ही नहीं है, सिर्फ हमें यूनिक सॉल्यूशन में लगाना होता है जो कि क्वेश्चन में बोल रखा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें आपको इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, ये कांस्टेंट सारे सब एक ही तरफ हैं, तो हमें लास्ट में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चेक करते हैं हम इसमें कि ये कैसे सॉल्यूशन देंगे आपको। तो 1/3 -3/-3 और -7/-3 आप देख पाएंगे माइनस से माइनस कट भी जाएगा, 3 बन जा 3 कट भी जाएगा, तो भी ये 1/3 1/1 के इक्वल नहीं होता। जब पहले ही दो रेशियो बराबर नहीं होते हैं तो हम उन्हें यूनिक सॉल्यूशन करार दे देते हैं। अब इसके बाद हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहला काम है अरेंज करना, और ये ऑलरेडी अरेंज है तो बस हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद क्या है, हमें बस कॉफिशिएंट को क्रम में लिखना है। सबसे पहले y के, उसके बाद कांस्टेंट वाले और उसके बाद a वाले मतलब x के कॉफिशिएंट 1 और 3 और फिर वापस से y के कॉफिशिएंट जो जिससे शुरू होते हैं उसी से ख़त्म होते हैं और बीच में x, y और 1 लगा देंगे। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई थोड़ा सावधानी से कीजिएगा क्योंकि यहाँ माइनस बहुत है। तो x लिखते हैं तो 15 3 जा 45 और माइनस माइनस प्लस के 45। तो मैंने थोड़ा सॉल्व करके लिख दिया है। 7 3 जा माइनस के माइनस माइनस प्लस 21, पर उन दोनों के बीच में माइनस होता है इसलिए मैंने माइनस के 21 लिख दिया। अब यहाँ देख पाएंगे 7 3 जा माइनस के 21, यहाँ एक ही माइनस था इसलिए माइनस रह गया। 15 बन जा माइनस के 15 और यहाँ इनके बीच में भी माइनस होता है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख के रख दिया। सेम प्रोसेस यहाँ पर 3 का 1 में करेंगे माइनस का 3 और 3 3 जा माइनस की 9 और माइनस माइनस बाद में प्लस हो जाएगा। अब हम x के और कांस्टेंट वाली वैल्यूज ले लेते हैं, फॉर वैल्यू ऑफ x फॉर वैल्यू ऑफ y। तो 55 में से 20 बन जाएगा तो 24 बचेगा और -3 माइनस माइनस प्लस के 9 और 9 और 3 6 बचता है और ये 24 मैंने एक साथ भेज दिया है, थोड़ा स्टेप बचा लिया मैंने। 24 ऊपर तो 24/6 तो आपकी x की वैल्यू 4 आ गई। सेम प्रोसेस यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस का 15 हो जाएगा और प्लस का 15 माइनस के 21 तो माइनस का भारी पड़ेगा तो माइनस की वैल्यू बच जाएगी क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब यहाँ पर तो वही आएगा 1/6 इन दोनों को सॉल्व करने पर माइनस माइनस प्लस का 9 और ये 6 और ये माइनस का 6 जब इधर जाएगा तो 6 से 6 कट जाएगा तो -1 ही बचेगा। इस प्रकार से आपकी x की और y की वैल्यू आ गई।